हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब स्टूडेंट। तो आई होप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो BSOE 146 मैरिज फैमिली एंड किनशिप। तो इस वीडियो में हम बहुत सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसके लिए ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही हम जो है पढ़ेंगे। मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वही वीडियो आज होने वाली है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आपको पहले ही बता दूं, मैरिज फैमिली एंड किनशिप ये सोशियोलॉजी है हमारी। और मैरिज आपको पता है मैरिज क्या होती है, फैमिली भी आपको पता है फैमिली क्या होती है, और किनशिप यानी कि रिलेटिव हमारे। तो मैरिज शादी, फैमिली परिवार, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे 12 चैप्टर। टोटल आपके 12 चैप्टर होने वाले हैं। तो जिसके अंदर फर्स्ट ब्लॉक के अंदर 3 चैप्टर हैं, ब्लॉक 2 के अंदर 3 चैप्टर हैं, ब्लॉक 3 के अंदर 2 चैप्टर हैं एंड ब्लॉक 4 के अंदर 4 चैप्टर हैं। टोटल आपके 12 चैप्टर हैं। यहाँ पे आपको देखना है। अब देखते हैं हम फर्स्ट आपका ब्लॉक देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। सबसे पहले आपका यूनिट 1 है मैरिज के बारे में आपको देखना है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ये देख लो। फर्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैरिज। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 100%, क्योंकि इनमें से या तो आपको ये पूछा जाएगा कि डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैरिज के बारे में बताओ, या तो फिर आपको एक जहाँ तो इकट्ठे पूछा जाएगा या फिर आपको अलग अलग से पूछा जाएगा। जैसे कि एडमंड लीच के बारे में मैरिज राइट, यानी कि इनके 10 राइट्स हैं, तो उनके बारे में पूछ दिया जाएगा कि भाई कितने राइट्स हैं। या फिर कैथलीन गफ के बारे में पूछा जाएगा, या फिर पैट्रिका अब्यूरियो मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेक्रेमेंट, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। एब्रॉय है, ठीक है, एब्रॉय। तो यहाँ पे आपको अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको एडमंड लीच और कैथलीन दोनों का पूछेंगे, या इस तरह से। लेकिन इस यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको आपने कंफर्म कर देना कि भाई इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। फिर है आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपका है उसके बाद है मैरिज रूल्स, यानी कि शादी के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आप देखो, इंसेस्ट टैबू ये क्या होता है। जैसे कि आपको पता है पहले के मतलब प्राचीन काल में जो जैसे राजा लोग होते थे वो ये चीज़ अपनाते थे, क्योंकि ये होता है कि जैसे ब्लड रिलेशन जिसके साथ हो उसमें क्या है, उसके साथ मैरिज करते हैं। ब्लड रिलेशन जिसके साथ हो वो इसलिए करते थे ताकि मतलब एक ही खून का राजा बने, यानी कि उनका प्योर राजा बने, मतलब ब्लड रिलेशन जो है मिले, तो इस वजह से वो मैरिज करते थे। देन उसके बाद आपको पता है मुस्लिम जो है, मुस्लिम में भी ये सब शादी होती है, आज भी होती है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि सिर्फ अपना जो रियल भाई होता है उसमें नहीं कर सकते, बाकी चाचा के, बुआ के, बाकियों के साथ कर सकते हैं। तो उनमें इंसेंट टैबू होती है, यानी कि उसी टाइप की मैरिज होती है। देन उसके बाद आपको एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी आपको मालूम है कि किस तरह की मैरिज होती है, और मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी भी आपको पता है, ठीक है। चलिए, आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है इनमें से। इंसेट टैबू भी पूछा जा सकता है, अलग अलग से भी पूछा जा सकता है कि इंसेट टैबू कौन सी मैरिज होती है, क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मीनिंग बताओ, या कुछ भी पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी इसमें भी पूछा जा सकता है आपको। तो चलिए, यहाँ पे आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रख लें आप, क्योंकि ये भी आपको पूछा जा सकता है।
देन उसके बाद है आपका मैरिज एंड रूल ऑफ रेजिडेंस। बहुत कम पूछा जाता है, उतना मतलब कंफर्म नहीं है कि भाई पूछा ही जाएगा, लेकिन ये वही मैरिज यानी कि शादी और उसके रूल्स ऑफ रेजिडेंस है। तो आपको कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। मतलब आपको डरना नहीं है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपने नहीं पढ़ा होगा या कुछ भी है, आपको इसके बारे में नॉलेज तो है ही थोड़ी बहुत, तो आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ के आ जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये नहीं है कि आप कुछ भी उठा के लिख दोगे, बस डिसेंट बात जो कि आपको समझ में आता है कि मैरिज क्या होती है। थोड़ा दिमाग, पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद देखना है कि इसके अंदर क्या आंसर आ सकता है, मतलब आपकी क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कर लेना है। फिर उसके बाद आपको मैरिज प्रेस्टेशंस इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो ये एक आपको समझ में आ रहा है, ये मतलब मनी से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है डाउरी, जो डाउरी होती है, मतलब आज भी ये चीज़ होती है, मतलब सरकार ने पाबंदी भी लगा रखी है, बट ये सब आज भी होता है। गर्ल्स को ये डाउरी देनी पड़ती है, तो आपको ये पता ही है सबको। ब्राइड प्राइस, ब्राइड सर्विस, तो ये सब तीनों चीज़ें जो है इसके अंदर आती है, जो कि मतलब मनी के रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है, मतलब इम्पॉर्टेंट आपको 2 क्वेश्चन ऊपर वाले करने ही करने हैं। अब इसके बारे में अगर आपको डाउरी के बारे में पूछ लिया जाएगा तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कन्फर्म है, जो आप खुद से नहीं बना सकते, वो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ। क्योंकि थ्योरीज ऑफ मैरिज अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको खुद से बनाना नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है कि इन तीनों सोशियोलॉजिस्ट ने क्या दिया है। मेन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको खुद से बुक से देख लेना है, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए, है ना, आपको ये चीज़ बता दिया मैंने। फिर उसके बाद आपको जो है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, मतलब आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछा जाएगा, एक्सप्लेन मैरिज थ्रू वेरियस पर्सपेक्टिव एंड थ्योरीज ऑन मैरिज, यानी कि थ्योरीज क्या क्या है मैरिज के ऊपर। तो आपको 3 सोशियोलॉजिस्ट ने इन्होंने बताया हुआ है, ये आपको आंसर यहाँ पे लिख देना, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, मतलब इसके थ्रू जो एक्सप्लेन मैरिज, मतलब आप इसमें ये बता रहे कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप ये चीज़ बता पाएंगे इसके अंदर ही, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये चीज़ें पढ़ सकें, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। तो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने ऊपर अभी बताया आपको। फिर उसके बाद आपको है कॉम्प्रीहेंड द रूल्स लाइक इंसेस्ट, टैबू, एक्सोगेमी एंड एंडोगेमी, ये भी पूछा जा सकता है। किनशिप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, किनशिप क्या होता है, सिग्निफिकेंस बताओ, या फिर फैमिली एंड किनशिप अलग से भी पूछा जा सकता है। किनशिप के बारे में उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब भी इस तरह से एलिमेंट्स वगैरह ये भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आप मैरिज के बारे में आपको तो पता ही है, ठीक है ना। मैरिज के बारे में तो आपको मालूम ही है कि क्या होता है। यहाँ पे आपको 3 ये बताए गए हैं रेफरेंस। यहाँ पे आप देखो, पहले तो मैरिज जो है इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें होता क्या है कि मान लो ये एक ऐसे मैरिज की वजह से, जैसे हमारी पॉपुलेशन है, मेन मतलब प्रोसेस यही होता है कि ह्यूमन बीइंग बढ़ते हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है ना, शादी के बाद तो यही होता है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है। मेन तो समझ में यही आ रहा है कि भाई ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन में भी हो रही है, लेकिन हमें इकोनॉमी भी सेट करनी होती है, ऐसे नहीं चलता। बट ये है कि इसमें मैरिज में ये इतनी चीज़ बताई गई है। फिर इसमें जो है 3 चीज़ें, अब सिर्फ ह्यूमन ही नहीं करते हैं, बल्कि अनदर जो बाकी एनिमल्स हैं वो भी करते हैं ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे आपको 3 ये चीज़ें बताई गई है। फर्स्ट है सेक्सुअल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, ये होता है फॉर प्रोक्रिएशन, ठीक है, ये समझ में आ गया किसके लिए होता है, फॉर प्रोक्रिएशन के लिए। बी है एस्टेब्लिश द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द यूनियन। फिर सी है एक्सक्यूजिशन ऑफ सर्टन लीगल राइट्स, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैड बीन डिफाइंड बाय मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब यहाँ तक है ये राइट्स, ठीक है। ये 3 आपको ध्यान में रख देना है, अगर कोई पूछेगा ये चीज़ डायमेंशन 3 तो आपने ये बता देने हैं। डायमेंशन का भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपको यहाँ पे डायमेंशन 3 है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। देन उसके बाद आपको
ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैरिज, यानी कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताया। एडमंड लीच जो है, इन्होंने 10 जो ये चीज़ें बताई हैं, 10 राइट्स इनके हैं जो कि आपको यहीं से पढ़ने हैं खुद से। आप मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और से पढ़ सकते हो। तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप यहाँ से इस चीज़ को उतार लीजिए। चलिए मैं भी साथ में पढ़ लेती हूँ, जो आप नोट कर लें। टू एस्टेब्लिश द लीगल फादर ऑफ ए वुमेन्स चिल्ड्रन, तो ये फर्स्ट इनका राइट है, इनका मानना ये है। देन उसके बाद इनका जो है टू एस्टेब्लिश द लीगल मदर ऑफ अ मैन्स चिल्ड्रन। फिर उसके बाद है टू गिव द हस्बैंड ए मोनोपोली इन द वाइफ सेक्सुअलिटी। फिर उसके बाद है टू गिव द वाइफ अ मोनोपोली इन द हस्बैंड सेक्सुअलिटी। ठीक है, हस्बैंड को भी अधिकार, वाइफ को भी अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, मतलब इन्होंने जो राइट दिया हुआ है। टू गिव द वाइफ अ मोनोपोली इन द हस्बैंड, ये पढ़ लिया हमने। टू गिव द हस्बैंड पार्शियल और मोनोपोलिस्टिक राइट टू द वाइफ्स डोमेस्टिक एंड अदर लेबर सर्विस, तो ये आवाज़ उठा सकती है इसके रिलेटेड भी। तो फिर ये इसको भी दिया है, वाइफ को भी दिया और हस्बैंड को भी दिया। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टू गिव द हस्बैंड पार्शियल और टोटल राइट ऑफ ओवर द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग और पोटेंशली एक्यूरिंग टू द वाइफ को भी और हस्बैंड को भी, ये सेम ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको है टू एस्टेब्लिश अ जॉइंट फंड ऑफ प्रॉपर्टी, अ पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द मैरिज। फिर है टू एस्टेब्लिश सोशली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ऑफ अफिनिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड हिज वाइफ ब्रदर्स। तो ये आपको 10 राइट्स जो है इन्होंने बताए हैं, इनके बारे में आपने पढ़ लेना है। और भी अच्छे से समझने के लिए इनके बारे में जो ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, आप यूट्यूब पे ही जाके सर्च कर सकते हैं कि इनके डेफिनेशंस, इनके बारे में थोड़ा आपको और भी नॉलेज मिल जाएगी। वो अलग से आप वीडियो देख सकते हैं किसी और टीचर की भी। देन उसके बाद कैथलीन गफ के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी कैथलीन गफ क्वेश्चन द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैरिज इन टर्म्स ऑफ यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर रिप्रोड्यूसिंग लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एज स्टार्टेड अर्लियर ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज अज्यूम द कोएक्सिस्टेंस ऑफ 3 कंडीशन। इसमें 3 कंडीशन उन्होंने दी रखी है, सेक्सुअल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन, प्रोक्रिएशन ऑफस्प्रिंग एंड लीगल लेजिटिमेसी ऑफ ऑफस्प्रिंग बोन्स। फिर Goff argue that one of the above condition may or may not be present in different form of marriage. The illustrates this with the example of marriage among the Nayars of South India. The Nayars is a matrilineal society where child after birth enter the matrilineage. तो यहाँ पे क्या होता था कि जो matrilineage है, चाइल्ड जो है बर्थ के बाद वहाँ पे एंटर होता था, मतलब मदर के साइड। लेकिन ये बहुत ये है कि यहाँ पे मतलब जो फादर होता है ज़्यादातर उसी का नाम बाद में जब बच्चा पैदा होता है तो बाप का नाम इसमें आता है। Among the Nayars, marriage does not serve to establish legitimacy of children. In many society, marriage is not the only reason for acquisition of birthrights. So, among the Nuer of Sudan in Africa, a man will legitimize a child of an unmarried mother upon payment of fee without getting married to the mother. In this case, marriage and legitimacy need not together. Secondly, Goff questioned the assumption of paternity as the universal behavior, re-strengthening the institution of marriage. तो ये बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने।
तो ये इनके बारे में इनका मानना था। आप इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप जो है किसी और की भी मतलब समझ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से ये चीज़ उतार सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या दे रखा है। लेकिन ये था मेरा मोटो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा था पैट्रिका का, इससे प्रीवियस ईयर में भी मैंने चेक किए थे बट उसमें नहीं देखा। लेकिन ये है कि पूछा जा सकता है, कोई वो नहीं है। आप इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्या पता इस बार आ जाए, आपने ना पढ़ा हो तो इस बार आ जाए, है ना। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मतलब एडमंड लीच मैरिज परफॉर्म एज सेट राइट्स मेंशन एनी 3 बोला है यहाँ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एनी 3 बोलें। वहाँ पे आपको 10 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि कितने हैं, तो आपको 10 टोटल बताने हैं, अभी जो कि अभी हमने देखा था ऊपर। हाउ इज़ द नायर मैरिज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज, यानी कि नायर के मुताबिक मैरिज जो है डिफरेंट कैसे है ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज के थ्रू, मतलब इनकी डिफरेंट कैसे थी ये आपको बताना है। मैरिज रूल, अब देखो थर्ड आपको 1.3 वाला आ गया, जो कि यहाँ भी मैं आपको बताया है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये चीज़ है, एवरी सोसाइटी हैज़ सर्टन रूल रेगुलेटिंग whom one should marry or not marry, the member of spouse and the status of the group in which marriage take place, rules vary in terms of। तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ मैरिज पार्टनर देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स, यानी कि 2 टाइप के हैं। यहाँ पे 2 टाइप ये बताई है इन्होंने। फर्स्ट टाइप्स आपकी है रूल ऑफ प्रोहिबिशन, इंसेस्ट, टैबू एंड एंडोगेमी। तो स्टार्टिंग द किन or relative whom one cannot marry, that is prohibited as marriage partners. The rule of exogamy is North India, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया में रूल है, is an example of the rule of prohibition। तो ये कहाँ पे ज़्यादा रूल है, हमारे नॉर्थ इंडिया में, यानी कि अभी जैसे हम मतलब नॉर्थ वाले साइड में, साउथ में ये नहीं है, तो क्या पता अब हो, वो नहीं कह सकते हम, लेकिन हमें मतलब नॉर्थ में ये एक्सोगेमी वाला रूल है मैरिज के लिए। देन उसके बाद रूल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंडोगेमी। एंडोगेमी क्या होती है, प्रिस्क्राइबिंग द प्रीफरेंशियल मैरिज पार्टनर्स दैट आर द रिलेटिव हु आर प्रीफर्ड फॉर मैरिज, द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉस कज़न मैरिज अमंग साउथ इंडियन। देखो मैंने अभी भी पहले भी बताया था, इंसेंट मैरिज जो होती है इसी के अंदर आ रही है, ये मिलता होता है। यानी कि जो मतलब एंडोगेमी क्या होती है कि अपने ही उसमें मतलब मान लो उसमें कर सकते हैं मैरिज अपने ब्लड रिलेशन में। इसमें ये बताया इन्होंने कि ब्लड रिलेशन में कज़न में, साउथ इंडियन में ये रूल है कि वो करते हैं, कज़न में अभी भी करते हैं, कज़न्स के साथ मैरिज कर सकते हैं। बट नॉर्थ इंडिया में ये लागू नहीं होता, क्योंकि हम बहन भाई के साथ शादी नहीं करते हैं, ये एक फ़र्क है। और मुस्लिम में भी करते हैं, ये रूल मुस्लिम पे भी है और साउथ इंडियन वाले लोग भी करते हैं, तो ये चीज़ है। अब जो दूसरा एक्सोगेमी वाला है वो नहीं करते, वो नॉर्थ इंडिया में रूल मतलब ये नॉर्थ इंडिया में होता है। और एक ये भी चीज़ है कि जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो अपनी कास्ट के बाहर भी शादी नहीं करते, ठीक है। कास्ट के बाहर भी अगर कर दिया जिसने, तो उसको जो है मतलब पहले तो सज़ा दी जाती थी, लेकिन अब भी लोग तो मतलब तानों से मार देते हैं, वो तो आपको पता है। लेकिन अब थोड़ा बहुत होने लग गया, बट ये रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ मैरिज पार्टनर्स इन सम सोसाइटी, मतलब कुछ सोसाइटी में पीपल आर अलाउड टू have only one marriage partner, monogamy, whereas in many other society they are allowed have more than one marriage partner, polygamy। तो ये एक बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा है, only one marriage जो है पार्टनर होता है, जो मोनोगैमी में होता है। वेयरएज इन मैनी अदर सोसाइटी में मतलब एक ही होता है, उसमें भी और बहुत सारी सोसाइटी में अलो होता है मोर देन मैरिज पार्टनर, पॉलीगैमी में। तो यहाँ पे आपको स्टेटस ऑफ द ग्रुप इन आपको अगर अच्छे से नहीं आ रहा है ये मोनोगैमी और पॉलीगैमी, आप एक वीडियो अलग से ये देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी मोनोगैमी मैरिज, और वो हिंदी में समझा देते हैं अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो।
ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैरिज पार्टनर, फिर स्टेटस ऑफ द ग्रुप इन विच प्रेफरेबली गर्ल्स आर मैरिड, इट कुड बी अ हायर स्टेटस ग्रुप, हाइपरगैमी, लोअर स्टेटस ग्रुप, हाइपोगैमी। तो ये एक हायर ग्रुप है और एक लोअर ग्रुप है। हायर कौन सा है? हाइपरगैमी। और लोअर ग्रुप कौन सा है? हाइपोगैमी। और इक्वल स्टेटस आइसोगैमी। इंसेंट टैबू, देखो अब इसको देखिए। वन ऑफ द बेसिक एंड यूनिवर्सल रूल ऑफ एक्सक्लूजन टू मैरिज इन द इंसेंट टैबू आर ए रूल ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज और सेक्सुअल यूनियन बिटवीन मेंबर ऑफ प्राइमरी फैमिली, फादर, मदर्स एंड सिबलिंग्स। यानी कि बच्चे, माँ मतलब बाप, मदर और बच्चे। इन सोसाइटी विच यूनिलिनियल डिसेंट सिस्टम, पार्टिलिनियर और मैट्रिलिनियर। तो द इंसेंट टैबू इज ऑफन डिफाइंड बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू kinds of first cousin, paler cousin and cross cousin. Sexual relation with a paler cousin is incestuous because they belong to the same generation and the same descent group. Sexual relation with a cross cousin is not incestuous because they belong to the opposite group or minority. So there are various theories explaining the practice of incest taboo in our society. The theory of instinctive horror argue that homo sapiens are genetically है programmed to avoid incest. This theory has been refuted. However, cultural universally does not necessarily initial a genetic basis. Example, fire making. So if people really were genetically programmed to avoid incest, a formal incest taboo would be unnecessary. This theory cannot explain why in some society people can marry their cross cousin but not their paler cousin. तो या हम देखो, हम तो नहीं करते, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो ये रूल होता ही नहीं है कि अपने खून, मतलब हम तो दूर के भी भाई बहन जहाँ पे होता है हम उनके साथ शादी नहीं कर सकते, हम नहीं करते हैं, है ना, कज़न के साथ हम नहीं करते। लेकिन बहुत सारी सोसाइटी में जहाँ पहले ये चीज़ होती थी। तो ये जो है आपको फर्स्ट थी, सेकंड थ्योरी है, और फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पे दिया गया है ये चीज़। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनो यानी कि वन, मोनोगैमी वन सपोज, ठीक है। पॉली यानी कि मैनी, मतलब ये मीनिंग इसका बताया है। मोनो यानी कि सिर्फ एक कर सकते हो, पॉली यानी कि बहुत सारी कर सकते हो, मोर देन वन सपोज, ठीक है। और जेनी यानी कि विमेन, पॉलीगैनी टू आर मोर वाइफ्स, बीवीज मतलब बीवीज। एंड्री मैन, पॉलीएंड्री टू और मोर हस्बैंड, बहुत सारे हस्बैंड रख सकते हैं, उसमें 2 से ज़्यादा बीवी रख सकते हैं। मतलब गैनी में जो मोनोगैमी होती है, हाँ पॉलीगैमी मोनोगैमी था, तो उसमें जो है वुमेन जो है मतलब पॉलीगैमी 2 और मोर बीवीज रख सकते हैं। और मतलब पॉलेंड्री, ये अलग से आपको एक अलग से ये दिया गया है पैराग्राफ कि आपको समझने के लिए। इसमें वो मतलब ज़्यादातर हस्बैंड बहुत सारे 2 से ज़्यादा रख सकते हैं, यानी कि जैसे आपको पता है महाभारत में मतलब उस टाइम पे जो हमारी द्रौपदी थी उनके 5 हस्बैंड थे, लेकिन वो चाहे किसी इत्तेफाक से हो गया, कुछ भी हो गया, बट ये उसी के अंडर शादी आती है कि बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन थी, लेकिन पहले हो जाता था, ठीक है। चलो ये फिर मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी, मोनो यानी कि वन और पॉली यानी कि मैनी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सोगैमी यानी एग्जिस्ट गैमी, मतलब अलग, बाहर, अपने उससे बाहर कर सकते थे। पीपल आर सम सोशल ग्रुप फ्रॉम मैरिंग। तो एंडोगैमी में मैरिज, एंडो इन मैरिज मस्ट, तो ये आपको अलग से भी आपको समझ में आता होगा। पॉलीगैमी में होता है मैरिज ऑफ मैन 2 और मोर वुमेन एट द सेम टाइम, यानी कि पॉलीगैमी में क्या होता है कि जो हस्बैंड मतलब जो मेल है वो 2 से ज़्यादा भी शादी कर सकता है। ये मुस्लिम में अभी भी होता है, क्योंकि लेकिन अभी पता नहीं अब है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे मतलब ये कर सकते हैं, इनको 3 से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, है ना। और पॉलेंड्री में मैरिज ऑफ ए वुमेन, तो उससे ज़्यादा, लेकिन पॉलेंड्री मुझे नहीं लगता कि अभी होता होगा, यहाँ पे वुमेन ज़्यादा हस्बैंड नहीं रखती होगी, ये सब रूल अभी तो नहीं है, पहले होता था, ठीक है।
तो ये आपको समझने के लिए ये रूल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखें। फिर अब हम इससे ज़्यादा इसमें जो है यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा बहुत हमने डिटेल में गए, लेकिन अगर हम एक ही चैप्टर में ज़्यादा टाइम लेंगे तो हम जो है समझ नहीं पाएंगे बहुत सारी चीज़ें जो है, ठीक है। तो ये देखो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। मैरिज प्रेस्टिशंस और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये क्या है? द फॉर्मुलेशन ऑफ मैनी मैरिज क्रॉस कल्चरली इज़ यूजुअली मार्क बाय सम टाइप ऑफ इकोनॉमिक गिफ्ट और एक्सचेंज। यानी कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि गिफ्ट देने पड़ते हैं, डाउरी देनी पड़ती है, ये सब कह सकते हो। गिफ्ट भी नहीं बोल सकते, डाउरी कईयों को तो मजबूर किया जाता है, कोई तो खुद देते हैं, लेकिन कईयों को मजबूर किया जाता है, डिमांड की जाती है कि भाई तुम ये अगर अपनी बेटी दोगे उसके साथ 50 लाख दो या गाड़ी दो या बंगले दो। ये सब मतलब मुझे लगता है दिल्ली के बाद थोड़ा सा उधर होती है ये वाली शादियाँ ना, बहुत सारा गाड़ी भी देते हैं, बहुत सारे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डिमांड की जाती है। तो ये सब होता है, अभी भी होता है, सरकार से बिना मतलब पूछे बहुत सारे लोग साथ भी देते हैं इस चीज़ों का, भाई सब बोलते हैं, है ना, तो करते हैं अभी भी। तो डाउरी का आपको पता है, ब्राइड प्राइस में क्या होता है? ब्राइड प्राइस सम टाइम रेफर टू अ ब्राइड वेल्थ इज़ अ form of marriage payment in which the bride groups receive a payment of goods, money or livestock to compensate for the loss of women labor and the children she bears। तो देखो यहाँ पे ब्राइड प्राइस ये सब चीज़ें भाई दो तो तब ये चीज़ है, ये भी होता होगा अभी भी, तो बहुत सारी जगहों में होता है ना ब्राइड सर्विस। अब इसमें क्या होता है? ब्राइड सर्विस इज़ द costume in which the groom or the husband is expected to render service for a stipulated period for the family of his wife. This custom is more common among the agriculture society and therefore मतलब agriculture society में ये होता है। There are it include working in the field that belong to wife father. तो for example among the Yeomanry the husband assists his father-in-law in hunting and food gathering until he gets complete control over his wife। तो ये आ गया आपको 3, आपने समझ लेने, आपको इतना ही यहाँ पे करना है। आपको 3 मैंने मतलब जो मैंने आपको डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या बताया राइट्स के बारे में, वो तीनों कर लेना और नीचे वाला रूल्स कर लेना। मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पे जाते हैं, फैमिली। यूनिट 2 है फैमिली। फैमिली में क्या है कि फैमिली आप देखते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा डेफिनेशन ऑफ फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये है पहला ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेशन ऑफ फैमिली या फंक्शन ऑफ फैमिली, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, ये सब पूछे जा सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको ये पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ फैमिली बताने की, भाई डेफिनेशन क्या है फैमिली की, फैमिली क्या होती है। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैमिली एंड किन, यानी कि आपको फैमिली और किन में डिफरेंट बताना है। तो आपको पता है किन यानी कि किनशिप, फैमिली यानी कि आपको परिवार है और रिश्तेदार हैं, तो आपको पता है रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, आपको खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर कोई मटेरियल देखते तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई इस तरह से मैं आंसर लिखूँगा। देन उसके बाद है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन फैमिली एंड हाउस होल्ड के बारे में और फैमिली की क्या फ़र्क है इनमें। फिर डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड डोमेस्टिक ग्रुप, ये फैमिली और डोमेस्टिक ग्रुप यानी दोनों चीज़ों को मिला के जा रहे हैं ये आपको डिफरेंशिएट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता आपके एग्ज़ाम के लिए। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं 20-20 मार्क्स का, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ये, तो आपको 20 मार्क्स का करना होता है। आपको बड़ा लंबा चौड़ा लिखना होता है, 4 या 5 पेज का आपको एक आंसर करना होता है, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो पासिंग 35 होते हैं, आपको पता ही होगा। 100 में से 35 BA अगर आप कर रहे हैं, अगर MA कर रहे हैं तो वहाँ पे 40 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। तो MA का तो ये सिलेबस है नहीं, मैं ऐसे बता रही हूँ, आगे जाके अगर करते हैं तो। फिर उसके बाद
ये देखो, फिर उसके बाद आपका आ गया नीचे वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली और फंक्शन ऑफ फैमिली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगा ही आएगा, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई। करैक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस आते ही आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, इसमें भी पूछा जा सकता है। डेफिनेशन फैमिली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, बट आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये आपको पढ़ लेना है, कैसे भी करके ये आपने कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नीचे आ गया है टाइप्स ऑफ फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा चैप्टर जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको छोड़ने लायक कुछ है नहीं। बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हो बट ये नहीं, आपको आंसर मिलता है। आपको इस चैप्टर में से कम एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, मतलब आना तो है ही। एक टोटल आपके 12 चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए 12 चैप्टर है, उनमें से एक एक क्वेश्चन ये बनता ही है। तो ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है। या तो आपको करैक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे या फंक्शंस पूछ लेंगे, पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ फैमिली, भाई कितने टाइप की फैमिली होती है। आपको पता है न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली होती है, ये तो आपको पता है। न्यूक्लियर क्या, छोटी फैमिली, जॉइंट या पहले होती थी, अभी बहुत कम होती है, ये सब तो आपको दिखेगी भी नहीं। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैमिली, अब देखो ये भी ऐड ऑन कर दिया है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैमिली। बायोलॉजिकल फैमिली यानी कि न्यूक्लियर, जॉइंट एंड एक्सटेंडेड। फिर है पोस्ट मॉडर्न फैमिली, फैमिली बाय चॉइस, ब्लेंडेड फैमिली एक्सेट्रा। यहाँ पे ये चॉइस, ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पे अब बता दी गई है। 3 टाइप की फैमिली है इसमें, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में भी। सबसे पहले आप क्या आ गया क्वेश्चन, ये वाला आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, यानी कि आप फैमिली के बारे में बताओ, व्हाट इज़ द फैमिली, फैमिली क्या होती है, इंस्टीट्यूशन बताओ इसका। फिर उसके बाद आपको करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप, मतलब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है करैक्टरिस्टिक्स और टाइप्स, इसके पढ़ लेना है पहले ही अलग अलग से। देखो, एक तो फैमिली के बारे में पढ़ लेना है, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, फंक्शन भी पढ़ने हैं। फिर उसके बाद है नरेट द डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड फैमिली एंड डोमेस्टिक ग्रुप। नरेट द डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड फैमिली एंड डोमेस्टिक ग्रुप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये दोनों ही क्वेश्चन इस तरह से आप इसको दिमाग में रखिए। 2 क्वेश्चन ये आपके यहाँ से बन रहे हैं, ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इनमें से दोनों में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ मटेरियल आ ही जाएगा, जो कि आप थोड़ा बहुत किया होगा, आप खुद से भी ऐड ऑन कर सकते हो। बट ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या पूछ लिया, क्योंकि कभी कभी उल्टा सीधा भी पूछ लेते हैं और समझ नहीं आता कि क्या पूछ लिया गया है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको फैमिली, भाई यहाँ पे फैमिली का वर्ड जो है लैटिन वर्ड फैमिलियर से लिया गया है, मीनिंग है हाउस होल्ड, ठीक है। समझ में आपको यहीं से ये इंट्रोडक्शन है। लेकिन अगर आपको फैमिली का पूछा गया कि क्या है इंस्टीट्यूशन, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। ये देखो, दिमाग में पहले ही रख लो, ये इतनी सारी लाइन ये सब रख लो। ये देखो, द टर्म फैमिली कम्स फ्रॉम, कहाँ से आई है, लैटिन वर्ड से फैमिलिया, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, हाउस होल्ड। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप। A family is a group and an institution as it has certain rule and procedure at its base anthropology, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी सेम मतलब इसलिए लगता है एक दूसरे की, मतलब समझ लो बहनें ही हैं। ये इसलिए लगता है, जो सोशोलॉजी है वो हमें बताती है समाज, तो समाज के बारे में, ठीक है, स्टडी करती है समाज के बारे में, जो प्रेजेंट में हो रहा है। फिर उसके बाद जो हमारी एंथ्रोपोलॉजी है वो ह्यूमन बीइंग की स्टडी करती है, ह्यूमन के बारे में बताती है। तो ये आपको एंथ्रोपोलॉजी साथ साथ में ही हो गया, ठीक है ना। अब देखो डायमेंशन, ये एक क्वेश्चन आता ही आता है डायमेंशन का। कुछ क्वेश्चन ये है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखे होंगे उस पर। ये तो आपको पूरे बुक दिखा रही हूँ, उसमें सिर्फ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, वो आप देख लीजिएगा। वो इसी में मैं मतलब या प्ले लिस्ट बना दूँगी एक इसी की, तो उसमें आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो फिर है उसके बाद डिफरेंट डायमेंशन है। Study family with reference to different dimensions including co-residence, rules, patterns
of authority, descent, marriage, property, and kinship terms. As an institution, it was founded on man's essential biological and social imperative needs. It is considered as the most basic and fundamental unit in the society, and there are a universal grouping in human societies. Universal group ये है, ठीक है. It is the bond of kinship with primary units united the members of a familial grouping together. The two fundamental principles of integration that serve a blinding force to keep a family intact are based on the connection arising through marriage and descent. So there are principles operate to produce three major kind of relationship are those existing between husband and wife, parent and children and sibling. क्या है ये तीन? क्या हैं एग्जिस्ट? कौन से करते हैं इसके अंदर फैमिली में? हस्बैंड और वाइफ, पेरेंट एंड चिल्ड्रन एंड सिबलिंग, बच्चे. मतलब हस्बैंड वाइफ, मदर एंड फादर होता है, पेरेंट्स उसी में लिखे, मदर फादर भी लिख सकते हो, मदर फादर भी लिख सकते हो, ठीक है. और बच्चे, फिर सिस्टर्स भी उसमें, आप सिस्टर ब्रदर ये सब भी आप लिख सकते हो, है ना. फिर उसके बाद आपका डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन आपको यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. डेफिनेशन आपको यहाँ इनकी है जॉर्ज की. George Murdoch defined the family as a social group characterized by the common residence, economic cooperation, and reproduction. It includes adults of the both sexes, at least two of whom maintain a socially improved sexual relation, and one or more children owned or adopted of a sexually cohabited adult. एक और है other define family as a group of people who are united by ties of marriage. क्या है? ties of marriage, ancestry or adoption, and who are recognized by the community as constituting a single household and as having responsibility of rearing children. Then the USA census डिफाइन उन्होंने क्या किया है? डिफाइन फैमिली एज टू आर मोर पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर. दो या बहुत सारे पर्सन रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, बहुत सारे के साथ, है ना. तो मैरिज और थ्रू अडोप्टेशन एंड हु लाइव टुगेदर, मैरिज की वजह से एक दूसरे के साथ रहते हैं. तो ये एक डेफिनेशंस फैमिली की आ गई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है. अकॉर्डिंग टू एबव डेफिनेशन, ये एक पूरे का निचोड़ दे दिया भाई इन्होंने. और क्या है? और भी है जो फैमिली इज़ अ सोशल ग्रुप. क्या है? सोशल ग्रुप है कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन. ये भी आप याद रहने में आसानी है, ठीक है. हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफरेंशिएट फैमिली फ्रॉम अदर सिमिलर सोशल ग्रुप लाइक किन, हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप. किन जो है वो किनशिप है, ठीक है. तो ये शॉर्ट में लिख दिया है. डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड किन क्या है? इनका डिफरेंट क्या है? इन कॉमन पेरेंट्स टू टर्म फैमिली एंड किन अपियर टू द सेम, बट इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर द टू आर डिफरेंट. While the family denote a relationship between the spouse and their children, who are described as siblings, the kin include within the bound a large number of persons, and what create a kinship will necessarily depend upon the social organization in the context of which the term is applied. A distinction has to be made for this purpose between the biological parent and the sociological one, and in some community the person who is called father may not be the biological parent. So for example, in Malagasy, among the Tanala tribe जो है, there is a practice that the husband may claim as his own the first 3 children that may be born to his wife after he divorce के बाद her on the ground of adultery.
3, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस, आप इसका जो है आंसर, आप इसके जो है फैमिली और किनशिप के, अगर आप ऐसे ही मतलब और भी अच्छे से समझने के लिए यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, क्या क्या थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको बता देंगे वो, तो मटेरियल आपको एक हिसाब से मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा जाता है, और डिफरेंट बिटवीन फैमिली एंड हाउस होल्ड के बारे में पूछा जाता है, ये भी आपको पूछा जाता है। फैमिली एंड हाउस होल्ड आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल बट आर नॉट द सेम थिंग। जो फैमिली हाउस होल्ड है वो इंटरचेंजेबल है, पर आर नॉट द सेम थिंग, सेम नहीं है, चेंजेबल है बट सेम नहीं है। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल, जो फैमिली है वो ग्रुप होता है 2 पीपल का, ठीक है। और आर मोर हु आर रिलेटेड बाय बर्थ, जो कि रिलेटेड करता है बर्थ से, जो दूसरे। मैरिज और अडॉप्टेशन एज रीजन टुगेदर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि बच्चे अगर अपना नहीं है तो अडॉप्ट करते हैं, उसको भी फैमिली में ही माना जाता है, आप किसी को अडॉप्ट करते हो तो अडॉप्टेशन एंड रेजिडेंस टुगेदर। ऑल सच पीपल आर कंसिडर्ड एज मेंबर ऑफ वन फैमिली, वेयर एज हाउस होल्ड इज अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, all the members of which are mutually dependent on one another for the production of their food supply and the satisfaction of most of their wants. Household consists of the family or part of family or a part of the core members. However, there may be household member who are not member of the family. ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिली का मेंबर ना हो, बट देखो एक जब किसी को हम फैमिली में अडॉप्ट करते हैं तो वो एक फैमिली का मेंबर बन जाता है, लेकिन ब्लड रिलेशन उनके साथ नहीं होता, वो अलग चीज़ है। बट जो उसको एक मान्यता दी जाती है, उसका नाम चढ़ जाता है, तो ये चीज़ जो है उसमें वो भी हकदार हो जाता है। सच एज अ सर्वेंट, अब देखो इसमें क्या है, कुछ लोग मतलब सच एज अ सर्वेंट, जैसे मान लो हाउस होल्ड है, सर्वेंट अगर आपने रखा है, एक हेल्पिंग है ना, वो भी एक फैमिली का मेंबर तो होता है, उसको फैमिली का मेंबर भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन सर्वेंट हो सकता है, लॉडजर्स हो सकते हैं, या मेंबरशिप इन टर्म ऑफ शेयर्ड कंजप्शन हो सकता है, प्रोडक्शन होता है, टाइज ऑफ इंटीमेटी। देखो बहुत सारे आपके हेल्पिंग के लिए बहुत सारे हो सकता है, तो आपने रखा हो तो वो भी, उसको सेवरल हाउस होल्ड होते हैं, एक्सटेंड ओवर सेवरल हाउस होल्ड, है ना। द पर्सन लिविंग अलोन इन ए हाउसिंग यूनिट और ए ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड पीपल शेयरिंग ए हाउसिंग यूनिट सच एज partners or one who occupy a room are also counted as a household, ठीक है। दिस द मोस्ट डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड हाउस होल्ड इज दैट अ फैमिली, ये इसका डिफरेंट होता है हाउस होल्ड और फैमिली का, यानी कि यहाँ पे फैमिली में अगर कोई बंदा मतलब हाउस होल्ड ये है कि मान लो फैमिली है, उसके अंदर अगर वो जितने भी बंदे रखते हैं काम करने के लिए, उनके हेल्पिंग के लिए, उनको हाउस होल्ड के अंडर आता है, ये डिफरेंस है। और जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो अपने तो होते हैं, लेकिन उनकी साथ एक रिलेशन उनका होता ही है एक, क्योंकि उनका हेल्पिंग नेचर होता है, जब भी कुछ काम आना होता है तो वो उनकी एक दूसरे मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड डोमेस्टिक ग्रुप, तो इनका आपको डिफरेंट फैमिली और डोमेस्टिक ग्रुप में बताना है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट बिटवीन फैमिली एंड डोमेस्टिक ग्रुप, तो ये आपको ये यहाँ से आप उतार लें, यहाँ से आप पढ़ लें, जो कि आपको उसमें हेल्प करेगा अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपको जो जो मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट लगा के वो आपको पढ़ने हैं। तो लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि फैमिली और डोमेस्टिक क्या होता है, लेकिन मेन आपको फंक्शंस फैमिली के पूछे जा सकते हैं, आपको करैक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम उन पे। मेन करैक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ फैमिली। चलो करैक्टरिस्टिक्स फैमिली में क्या है, पॉइंट वाइज लिखेंगी तो ज़्यादा अच्छा है। चलो यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सल है, जो फैमिली है वो यूनिवर्सल है, हर जगह होता है। सबसे पहले पॉइंट यही आपका यूनिवर्सल है भाई, ऑल ओवर मतलब इंडिया में क्या बाहर भी होता है, पेरेंट्स जो है फैमिली जो है हर जगह होती है, तो ये एक यूनिवर्सल
इंस्टीट्यूशन है, समझ गए आप। द फैमिली इज़ अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, ये लिख देना है आपने। इट वॉज फाउंड इन मैनी सिमिलर सोसाइटी, जो कि बहुत सारी फाउंड करते हैं बहुत सारी सिमिलर सोसाइटी में। इट एडवांस सोसाइटी द होल सोशल स्ट्रक्चर इज़ बिल्ट ऑफ फैमिली यूनिट अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर। मैक्लेवर की डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है, ये आप उसमें भी लिख सकते हो, जब फैमिली की डेफिनेशन पूछी ये भी आप लिख सकते हो, फैमिली का ही पूछा गया है तो ये आप लिख सकते हो। मैक्लेवर ने कहा है कि इट इज़ फाउंड इन ऑल सोसाइटी एट ऑल स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एग्जिस्ट फॉर बिलो द ह्यूमन लेवल एमंग मैरिड species of animal, every human being in a member of some family। ये एक यूनिवर्सल है, पहले आपने ये देख लेना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ तक ये पॉइंट भी अगर आप इतने से याद रखेंगे ना, ये यूनिवर्सलिटी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट परमानेंट रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हमेशा के लिए रिलेशन बन जाता है, लेकिन डाइवर्स भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है, वो नहीं कह सकते, बट ये एक परमानेंट रिलेशन बनता है। शादी अगर आप कर रहे हो परमानेंट हमेशा के लिए रिलेशन बनता है, तोड़ते भी हैं वो अलग, टूटने वाला है, चेंज हो सकता है, बट ये भी एक आपका इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक फैमिली के करैक्टरिस्टिक्स है। फंक्शन में भी पूछा जाएगा, फंक्शन भी अगर बोल देंगे तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। देखते हैं अभी आगे भी होगा। तो फिर आपका थर्ड वाला आ गया सेक्सुअल रिलेशन एज द बेसिस ऑफ फैमिली, यानी कि आपके सेक्सुअल रिलेशन होते हैं बेसिस ऑफ फैमिली, यानी कि आपके जितनी फैमिली है उनके साथ मतलब खून का रिश्ता होता है, यानी कि जैसे चाचा मतलब जैसे आपको पता है आपके जो फादर हैं उनके जो भाई हैं उनको भी मतलब वो एक रिलेशनशिप में आ रहा है, मतलब वो भी एक आपके मतलब फैमिली के हिस्से में आता है करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि दिस फैमिली रेस्ट ऑन सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इन द ट्रेडिशन अंडरस्टैंडिंग मैरिज सेक्सुअल रिलेशन एंड फैमिली वर कंसिडर्ड एज complementary। in other words marriage of men and women was institutionalized for legitimity of sexual relation for creation of option। देखो जो बच्चे आते हैं फिर है ना, ये है मतलब खून का, मैंने वही कहा ब्लड रिलेशन जिनके साथ होता है, तो सेक्सुअल रिलेशन एज द बेसिस ऑफ फैमिली। सेक्सुअल रिलेशन जो है ब्लड रिलेशन भी आप यहाँ पे लिख दो, अगर ये नहीं लिखना है ब्लड रिलेशन लिख दो, ये भी एक पॉइंट है इसका, इसकी जगह आप ब्लड रिलेशन लिख दो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ब्लड रिलेशन भी लिख सकते हो, समझ गए। परमानेंट भी आ गया, ब्लड रिलेशन भी आ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड रिलेशन देखो ये भी है, ये भी आप लिख देना क्योंकि इन्होंने अलग से भी दे रखा है इसको, तो पॉइंट्स बन जाएगा आपको पॉइंट वाइज, ठीक है, ये भी लिख दो। अगर 4 सेक्सुअल रिलेशन भी लिखने में क्या है लिख दो क्योंकि उन्होंने खुद दिया है बुक में। तो फिर आपको सिग्निफिकेंट करता है ब्लड रिलेशन को, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारियां आती हैं, अगर फैमिली बन गई है परिवार बन गया वहाँ पे उनको पालने के लिए, देखो कमाने के लिए करना है भाई, जा तो आजकल तो दोनों करते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर मतलब काम करते हैं, जॉब करते हैं, है ना, कमाने के लिए। लेकिन अगर मतलब हाउस वाइफ भी है अगर कोई लेडी, तो वो भी घर को चलाने के लिए बहुत काम करती है, तो ये एक दोनों का मतलब ये कह सकते हो आपकी दोनों की वजह से ही घर चलता है, अगर दोनों एक टूट गया तो घर जो है बिखर जाता है, पहली बात तो ये एक इसका फंक्शन है, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स इसका भी एक आ जाता है। फिर उसके बाद आपका कॉमन हैबिटेशन। कॉमन हैबिटेशन ये होता है कि कॉमन मतलब सब कुछ ना कुछ कुछ मिलता है ना, जैसे आपके कल्चर भी मिल रहे हैं, मतलब सब कुछ मिल रहा है, आपकी सोच तो नहीं मिलती वैसे, लेकिन ट्रेडिशंस या हैबिट जो है बहुत सारे जो है मिल जाते हैं ना। इट वाज अज्यूम दैट ऑल ए मेंबर ऑफ फैमिली शेयर्ड है, कॉमन हैबिटेशन हो जाता है ना, तो ये भी होता है। फिर उसके बाद है 7 आपका जो है ये आपके करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 7 है सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन
एक मतलब एक प्रतिक्रिया है, एक सिस्टम है, मतलब एक दूसरे से मिलने का एक फैमिली मतलब इसके अंदर है ना। इसका करैक्टरिस्टिक्स ये क्या है कि कम्युनिकेशन, बोलने का और एक दूसरे से मुलाकात करने का, ये एक सिस्टम वाइज मतलब चलता है ना। ये आपका आ गया। फिर है आपका 8th डिस्टिंक्टिव नोमेल कल्चर, मतलब नोमेल कल्चर। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक ये ऐसा डिस्टिंक्टिव है, जैसे मान लो एक की शादी होती है, मान लो जो लड़की आती है उसके घर में, उसको एक नया नाम मिलता है, समझ गए आप। नया नाम मिलता था, पहले उसका कोई भी नाम होता है उसका सरनेम, ये वही मीनिंग है इसका। नॉमिनल कल्चर जो है ये होता है कि इसमें उसको एक सरनेम, मान लो एक लेडी है उसका नाम है पहले शर्मा, फिर अगर वो गुप्ता में शादी करती हो तो उसको गुप्ता आ जाएगा, है ना। वो एक सरनेम मिलता है, वही एक पॉइंट इसका है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है। 8th आपके ये आगे हैं करैक्टरिस्टिक्स, समझ गए। फिर उसके बाद आपके फंक्शंस की बात करते हैं। क्या क्या फंक्शन ऑफ फैमिली, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पढ़ के जाना है। फर्स्ट, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, ठीक है, ये आपका पहला फंक्शन आपका। दूसरा फंक्शन है रिप्रोडक्शन, ठीक है, 2 आगे। 3 है ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो यहाँ पे आपको द इकोनॉमिक सिस्टम इज डिपेंड ऑन ईच family's production much as of what it consumes. The family has been a tradition mean for serving the member with their consumption need. तो ये एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये एक फंक्शन है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन है फैमिली का फंक्शन। प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी एक फंक्शन है इसका, लिख लो है। ग्रांटिंग सॉरी ये आगे चला गया, ये है ग्रांटिंग ऑफ ए सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस इसके थ्रू ही मिलता है। किसी फैमिली में अगर आप पैदा हो रहे हैं तो आपको बर्थ का एक नाम मिलता है, स्टेटस मिलता है कि तुम इस फैमिली में पैदा हो गए हो। तो ये सब ये इसके अंदर आ रहा है। 6 आपके फंक्शन है, ठीक है। 6 फंक्शन आगे, 8 को आगे करैक्टरिस्टिक्स। आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं बस। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। टाइप्स ऑफ फैमिली, किस किस तरह की टाइप की फैमिली होती है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्न फैमिली, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैमिली। और ट्रेडिशनल फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैन, वुमेन एंड वन or more of their biological adopting children. Most traditional family are extending, including grandparents, uncles, aunties, parents and children. मतलब बहुत सारे बंदे उसमें आते हैं, जॉइंट फैमिली के अंदर भी वो आता है। द मॉडर्न फैमिली जो है वो एंशिएंट फैमिली है, ठीक है। एंशिएंट फैमिली में ऐसा होता था। ट्रेडिशन जो है वही एंशिएंट भी बोल सकते हो, ट्रेडिशन भी, ये मतलब ओल्ड फैमिली है ना। हाँ, तो द मॉडर्न फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, छोटी सी, मतलब मदर, फादर एंड चिल्ड्रन, 2 हो या 1 हो या 3 हो, उसको न्यूक्लियर फैमिली आती है, ठीक है। फिर उसके बाद कंसिस्ट ऑफ फादर मदर, ये बोल दिया मैंने। चलो, देयर आर डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न फैमिली, दोनों ही अलग अलग हैं। देखो ये आगे ट्रेडिशन में ये था अंकल आंटी पेरेंट चिल्ड्रन, मॉडर्न में आ गया ये, ट्रेडिशन में वो था और मॉडर्न में न्यूक्लियर फैमिली आ गई। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, खुद से भी बना सकते हो, कोई वो मसला नहीं है। तो ये आप इतना समझ गए। बायोलॉजिकल फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर, जॉइंट एंड एक्सटेंडेड। अब इन द बिगनिंग सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो बताते हैं, लुक्ड एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एज बायोलॉजिकल, उसको एक बायोलॉजिकल की तरह देखते हैं। दैट इज़ दे यूज बायोलॉजी एज द क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाई किन। अब रिलेशनशिप भी है भाई, उनको भी देखना है, किनशिप। तो रिलेशन, 2 टाइप्स ऑफ किन्स, 2 टाइप के होते हैं, वर रिकॉग्नाइज्ड कंज्यून एंड ऑफेन।
कंजून जो होते हैं वो वेयर रिलेटेड थ्रू ब्लड एंड अफिन वर आर कंसेप्टेड थ्रू मैरिज। ये मैरिज के थ्रू आते हैं और वो ब्लड के थ्रू आते हैं। ब्लड रिलेशन वो मैरिज की वजह से आते हैं। रिलेशन बोलो कैसे, जैसे मान लो आपके घर में शादी होती है, आपके मतलब मान लो ब्रदर की शादी होती है, तो जो एक तो आपके रिश्तेदार हैं आपकी साइड से, मान लो ब्लड में आ रहे हैं आपके अंकल आंटी, दूर के वो मतलब आ रहे रिश्तेदार है ना, उनको ब्लड वाला कह सकते हो आप। अब जो जिसके साथ शादी हो रही है, मान लो आपकी भाभी जो आ रही है ना, भाभी के जो रिश्तेदार हैं मतलब भाभी की साइड से जो रिलेटिव बन रहे हैं वो भी आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। तो ये इसका मतलब है, समझ गए। फिर उसके बाद चलो अब आगे चलते हैं। हम ज़्यादा हम उतना वो नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको कंजीन फैमिली और कंजंगल फैमिली भी आ गया, कंजंगल फैमिली और कंजियन फैमिली, कंसेन फैमिली है ना। फैमिली इज़ बिल्ट, अगर मैं गलत पढ़ रही होंगी तो वो आप देख लेना, प्रोनाउंस जो है अच्छे से देखना, गूगल से देख लो या कहीं से देख लो भाई, ऐसे प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छे से होनी चाहिए। Built upon the parent-child relationship and blood descent. The family is a descent group through the male line से, और एक जो है vested authority, एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है, दो रिलेटिव बनते हैं ना। कंजंगल फैमिली इज न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस फैमिली होती है। तो न्यूक्लियस ऑफ द हस्बैंड द वाइफ एंड देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब ये वाली आ गई, इसमें ब्लड रिलेशन तो है, जॉइंट फैमिली भी आती है। कंजेम में क्या है, comprises a nucleus of blood relatives surrounding by a lineage of beeves and other who are incidental to the maintenance of the family unit. Such family can become very large, यानी कि लार्ज फैमिली कह सकते हो इसको आप। तो और ये वाली न्यूक्लियर फैमिली है। मैं इसमें तो यही है, मदर फादर, ये मतलब 4-5 वो बंदे। न्यूक्लियर फैमिली देखो, ये न्यूक्लियर फैमिली अलग से भी दिया गया है, पॉइंट्स वाइज बता रहे हैं, टाइप्स है इसके, ये टाइप है। न्यूक्लियर फैमिली रेफर टू ए कपल विद और विदाउट चिल्ड्रन। सप्लीमेंटल न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, इसके भी 3 भाई, इसके भी पार्ट्स वाइज है। न्यूक्लियर फैमिली में 3 पार्ट्स दिए हैं। एक तो आगे न्यूक्लियर फैमिली खुद ही, सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, फिर उसके बाद सब न्यूक्लियर फैमिली। सप्लीमेंटल में क्या है, फैमिली इंडिकेटेड है न्यूक्लियर फैमिली प्लस और 1 मोर अनमैरिड, सेपरेटेड on widows relative of the parents other than their unmarried children, ये इसके अंदर आ गए। फिर उसके बाद सब न्यूक्लियर क्या होती है, फैमिली इज डिफाइंड एज ए फ्रेगमेंट ऑफ ए फॉर्मर न्यूक्लियर फैमिली, फॉर इंस्टेंस ऑफ विडो विद हिज हर अनमैरिड चिल्ड्रन और सिबलिंग्स, अनमैरिड और विडोज और सेपरेटेड और डाइवर्स लिविंग टुगेदर, मतलब अलग अलग से जो रह रहे हैं उनको भी कह सकते हो, है ना। जो जिनके डाइवर्स हो जाता है वो भी अलग से रह रहे हैं, तो वो भी। सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, तो न्यूक्लियर के भी आपको टाइप्स अगर पूछ ले भाई न्यूक्लियर फैमिली की टाइप्स बताओ, तो ये आपने आंसर लिख देना है। एक्सटेंडेड फैमिली, ये आगे एक पॉइंट इसका एक्सटेंडेड फैमिली भी है, इसके भी 3 टाइप्स है। जॉइंट फैमिली, इसके भी नहीं, इसका कोई टाइप्स नहीं दिए हैं। तो जॉइंट फैमिली में तो मतलब पूरा परिवार, जैसे मान लो पूरा परिवार रहता था, चाचा चाची और 5, पहले तो इतने वो होते थे, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, उनके बुआ मासी सब साथ में रहते थे, ऐसे घर साथ में होते थे। तो एकदम ना पूरा वो मतलब एकदम जॉइंट तरीके से रहते थे। बुआ तो दूसरे घर में चली जाती है और मासी भी दूसरे घर की है, मतलब चाचा चाची बहुत होते थे, तो उनके बच्चे, फिर उनका वो पूरा इतना बड़ा परिवार, उसी को बोलते हैं। द पोस्ट मॉडर्न फैमिली, फिक्टिव फैमिली एंड ब्लेंडेड फैमिली, तो ये अगर पूछ लिया तो देख लेना, बट ये बहुत कम देखा मैंने, पूछा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये था यहाँ पे आपको डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न फैमिली। अगर आपको पूछ दिया जाता है तो फिर आपको ये लिखना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली वी चूज़। तो क्या मतलब फैमिली विच, कौन सी फैमिली चूज़ करोगे।
तुम्हें क्या लगता है? चेंजेस इन फैमिलीज, चेंज तो भाई आते ही रहता है फैमिली में, बदल जाते हैं फिर, है ना। चलो, रिश्ते बदल जाते हैं। यहाँ पे यही था इम्पोर्टेंट। यूनिट है 3, यानी कि हम एक वीडियो में एक ब्लॉक कंप्लीट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखते हैं 4 वीडियो बनती हैं या 3 वीडियो बनती हैं, क्योंकि मुझे लगता है 4 वीडियो ही बनानी चाहिए हमें, क्योंकि मतलब एक ब्लॉक में हमने तीनों चैप्टर जो है कंप्लीट करने हैं। तो हमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा लंबी जोड़ी बन जाएगी फिर, है ना। तो 4 वीडियो हम इसकी बना देंगे। तो चलो, किनशिप आगे आपके रिश्तेदार। तो रिश्तेदार तो वैसे आग ही लगाते हैं ज़्यादातर। तो ये मत लिख देना कि हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पेपर पे ये लिख के आओगे, बाद में पता चला आपकी रील वायरल हो गई है। टीचर ने कहीं रील वायरल कर दी है। यूनिट 3 किनशिप। तो यहाँ पे है की टर्म एंड कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेगा की टर्म एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। ये क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस ईयर का मैंने अभी देखा था क्वेश्चन पेपर। मैं अभी बहुत जल्दी वो भी वीडियो डाल दूँगी, टेंशन मत लो, पहले आप ये तो देखो। तो इसी में आपको अगर आप बाद में देख रहे हो तो तब भी आप जो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर्स भी साथ में। और ये एक क्वेश्चन नहीं, पूरे मतलब 20-25 क्वेश्चन पूरा लंबे चौड़े, देख लेना। फिर है माइनॉरिटी, फैक्ट्री क्लेन, लिंगेज एंड डिसेंट, एब्रीविएशन एंड डायग्राम्स। तो ये तो मैंने क्वेश्चन भाई थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, छोड़ दो। टाइप्स ऑफ किन्स रिलेशन, तो ये हो सकता है आपको टाइप्स ऑफ किन्स रिलेशन, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है, ये अभी हमने पढ़ा है ना। और जेनेटिक एंड कॉग्निटिव, लीनियर एंड कोलेट्रियल, सोशल और कल्चर। तो ये टाइप्स ऑफ किन्स पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है टाइप्स ऑफ किन्स। तो टाइप ऑफ किन्स बता दो, इसकी कॉन्सेप्ट भी पूछा जाएगा, इनका मतलब, लेकिन टाइप्स पूछी जाती हैं और ये पूछा जाता है। दिस दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ किनशिप। या तो आपको पूछा जाएगा फंक्शन ऑफ किनशिप के बारे में बताओ, ग्रुप फॉर्मेशन है, और ग्रुप फॉर्मेशन आ गई, रेगुलेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आ गया, किनशिप एंड रिचुअल्स आ गए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस आपका यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक नीचे वाला इम्पॉर्टेंट है, और 3 यहाँ पे टाइप्स 3.3 वाला, 3.4 वाला एंड 3.6 वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे ये चीज़ क्वेश्चन मैंने जो बताया वही है क्वेश्चन। एक्सप्लेन अवर किनशिप टर्मोलॉजीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, कहीं से भी आंसर ढूंढो या इसी से देख लो, दिमाग लगा के ये करना है। फिर उसके बाद डिस्कस द किनशिप यूजेस एंड बिहेवियर, किनशिप यूजेस एंड बिहेवियर भी पूछे जा सकते हैं, बट नोट द फंक्शन ऑफ किनशिप, ये 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। देखो ये और ये दोनों क्वेश्चन कर देना। किनशिप भी मतलब रिलेशन जो है यूनिवर्सल है, ये भी इसका फंक्शन में अगर पूछा जाएगा ये भी यूनिवर्सल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिश्तेदार घूमते हैं हमारे। तो रिश्तेदार भी हर जगह है, ठीक है ना। तो ये इनकी डेफिनेशंस है, जो कि इन्होंने अभी देखो इंट्रोडक्शन इसका है, इसके अंदर ही डेफिनेशन जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है। रैडक्लिफ के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है इसका और इसका, तो ये डेफिनेशन जो है याद कर लेना।
तो जो ये डेफिनेशंस है वो याद कर लेना। जैसे ये है क्लाउड लेवी Strauss's kinship and its related notion are at the same time prior and exterior to biological relation to which we tend to reduce them. L.H. मॉर्गन ने कहा है, डिफाइन किया है किन्स के बारे में, रिफ्लेक्टेड द फॉर्म ऑफ मैरिज एंड द रिलेटेड मेकअप ऑफ द फैमिली सिस्टम ऑफ consanguinity एंड अफिनिटी ऑफ वीमेन फैमिली। ठीक है, वीमेन फैमिली का आता है और साथ में अपने जो होते हैं ब्लड के रिश्तेदार। फिर है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, 1952 में इन्होंने बोला है, और जो L.H. मॉर्गन है उन्होंने 1871 में बोला है। एग्री दैट किनशिप टर्म आर लाइक साइन पोस्ट टू इंटरपर्सनल कॉन्डक्ट्स और adequate with the implication of appropriate reciprocal right, duties, privileges and obligation। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, 2-3 याद कर लो, 3 याद कर लो जो आसान लग रही है। ये भी एक छोटी सी है, ये कर लो, रैडक्लिफ की कर लो, और कोई एक आध इनकी कर लो जो आसान लगेगी। मोइटी, फेरेटरी एंड क्लैन, लार्जेस्ट अनलिनियर सोशल ग्रुप है ये। मोइटी विच रिजल्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ ए सोसाइटी इनटू two halves based on descent. The word moiety is derived from the French word that mean half। ठीक है, moiety जो है वो कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड है, हाफ यानी कि आधा। द सोसाइटी इज डिवाइडेड into two large unilateral descent group that have reciprocal responsibilities। बोलने में कभी कभी जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो कुछ भी मुंह से निकल जाता है। When Paradise breaks it up and separates it into clans. A clan is a social group made up of several houses whose heads claim genealogy from the same ancestral monarch. Clans larger, तो ये देखो यहाँ पे lineage and descent, बताया हुआ है, डिसेंट, लीनेज, क्लेन, फैटिस एंड वर्ड। ये एक डायग्राम दी गई है, मुझे नहीं लगता अगर कोई पूछ लिया है इन्होंने तो मेन तो ये सबसे वाला डिसेंट वाला सबसे इधर जा रहा है, लीनेज वाला उसके बाद फिर ये वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है, फिर उसके बाद क्लेन इस थर्ड में जा रहा है, फिर फोर्थ में जा रहा है, फिर इसमें आ रहा है। ठीक है, मेरा तो और भी गलत हो गया था। फिर उसके बाद इट हैज़ चीफ काउंसिल, तो ये छोड़ दो। डिफाइन किनशिप पूछ लेंगे तो बोल देना। डेफ डायग्राम का कुछ ज़्यादा है नहीं, वैसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, किनशिप के बारे में तो पूछा जाएगा। डायग्राम छोड़ दो, टाइप्स इसकी पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है टाइप्स। टाइप्स इसकी जो हैं, ये आगे इसकी एक टाइप, ये और ये, और इसके डायग्राम भी देकर रखी है। टाइप्स तो आ गई, जिसमें जो है कॉन्सेंजीनियस किनशिप रेफर टू अ ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि कॉन्सेंजीनियस जो हैं वो किससे रेफर करते हैं, ब्लड रिलेशन, जिसमें ब्लड का रिश्ता होता है, रिश्तेदार, अपने खून वाले रिश्तेदार। और द कॉन्सेंजीनियस किन आर ब्लड रिलेटिव दोज बिटवीन पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन। ये कहाँ से आते हैं, उनके बच्चों के बच्चों से आते हैं और साथ में उनके पेरेंट्स के आते हैं। जैसे मान लो चाचा चाची के बच्चे, वो उनको कह सकते हैं, ये वाला रिलेशन। ठीक है, एज वेल एज बिटवीन सिबलिंग,
जो कि मतलब उनके भी सिबलिंग बच्चे, उनके भी सिबलिंग जो है आते हैं तो उनका भी अपने कज़न वज़न बन जाते हैं ना। इट रेफर टू किनशिप टाइज एस्टेब्लिश एट दैट टाइम ऑफ बर्थ एंड हैंस कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ किनशिप। तो ये एक प्राइमरी है किनशिप, सन, ब्रदर, सिस्टर, अंकल। आगे चाचा, अंकल जो चाचा तो है ही, एल्डर अंकल ताऊ ताऊ होता है, तो एल्डर अंकल बोलते हैं। और ये एकदम सीधा अंकल, फिर एल्डर अंकल, तो फिर नेफ्यू यानी कि ये भतीजा भतीजियाँ ये सब, ठीक है, कज़न्स इनको बोल दिया आपने, ये सब इनके अंदर आते हैं। अब है अजेनेटिक एंड कॉग्नेटिक, इनमें देखते हैं क्या फ़र्क है। द टर्म एजेनेटिक मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ रिलेशनशिप बाय मेल लिंक, यानी कि जिसके साथ जिससे मेल लिंक का हो, एक्सक्लूसिवली रिगार्डलेस ऑफ सेक्स ऑफ ईगो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेफरिंग टू द किनशिप डायग्राम। इसमें डायग्राम बनानी है शायद कि क्या है। तो therefore an agnates or person related by patrilineal descent that is kin, यानी कि kinship जो रिलेटिव हैं, who trace their relationship by descent through male only from a common ancestors। तो ये मेल के थ्रू आते हैं, ये वाले मेल के साइड से जो है रिश्तेदार। एजेंट्स आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए सिंगल पार्टनर एंड रिजाइड टुगेदर। ग्रैंड फादर, फादर, सन, फादर, ब्रदर्स एंड ग्रैंड सन आर ऑल एजेनेट्स, उनको कहते हैं एजेनेट्स को। इसके अंदर जो कि भाई फादर वाली साइड ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड दादा दादा दादी, दादी नहीं, मेल वाले हैं सारे मेल। तो जैसे दादा हो गया, फादर हो गया, उसका फादर हो गया, ब्रदर हो गया, ये सब इनके अंदर आते हैं। फिर है लीनियर एंड कोलेट्रल, यहाँ पे होगा लीनियर कीन इज़ अ पर्सन हु इज़ रिलेटेड बाय अ डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंट सच एज फादर, फादर का फादर, सन एंड सन का एक्सेट्रा। एंड कोलेट्रल कीन इज़ अ पर्सन हु इज़ रिलेटेड इनडायरेक्टली होता है मेडिएशन ऑफ अनदर रिलेटिव सच एज फादर ब्रदर, फादर का भाई, मदर की सिस्टर यानी कि मौसी आ गई आपकी, दैट इज़, हाँ मदर की सिस्टर मौसी बन जाती है भाई, तो जो हस्बैंड है तो उसकी साली बनती है। अंकल, आंट्स, कज़न्स, ये इसके अंदर आ रहे हैं। डिसेंडेंट्स ऑफ लीनियर किन्स आर कॉल्ड कोलेट्रल किन। अभी कोलेट्रल किन इनको कहते हैं, जो कि आपके जैसे आपकी मम्मी है, उनकी भाई है बदल, मामा मामी, उनको भी इसके अंदर आ जाएगा। मामा आपका आ गया, मामा मासी, ये आपके उसके अंदर आ रहे हैं, कोलेट्रल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये लीनियर एफबी से फादर का ब्रदर्स, तो फादर का भाई। अब देखो एफबी का आ गया फादर ब्रदर, फिर लीनियर का एफबीएस फादर्स ब्रदर्स, फादर का ये कॉल्ड कोलेट्रल तो आ ही गया, ये इसके अंदर ये आ रहे हैं, ठीक है। सोशल और कल्चर, तो ये आपको सोशल कल्चर के बारे में भी थोड़ा देख लेना। किनशिप डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम दी होगी, किनशिप की पूरी डायग्राम देख लो आप यहाँ से। किनशिप, फीमेल, मेल एंड डिसीज्ड। फीमेल और मैरिज, मेल डाइवर्स, डिसेंट सिबलिंग लिंक, फिर एलिमेंट्री फैमिली आ गया, ईगो MS, तो ये आपकी यहाँ पे दे रखी है। फादर डाटर, जियोलॉजिकल अराइजेशन, फादर डाटर, फादर मदर सन, न्यूक्लियर फैमिली में आते हैं ये वैसे। डॉटर, फादर सिस्टर, यानी कि D में आ गया, FZ में फादर्स सिस्टर्स, MB में आ गया मदर ब्रदर, मम्मी का भाई जो मम्मा वो आ गया आपका। MBD मदर्स ब्रदर्स, B ब्रदर है खाली, Z सिस्टर है, FZD
फादर सिस्टर्स डाटर, फादर सिस्टर्स डाटर। W वाइफ आ गई और LA ये ला में आ गया है ना, इन ला ससुर ससुर जो है सास उनमें आ गए हैं। हस्बैंड सिबलिंग और ग्रैंड स्पाउस ग्रैंड चिल्ड्रन। चलो किनशिप टर्मोलॉजी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये अमेरिका द अमेरिकन कल्चर है एंथ्रोपोलॉजी का। अनलाइक द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्ट्रेस ऑन द नीड टू लोकेट दोज फीचर इन द सोशल स्ट्रक्चर फॉर द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस स्ट्रक्चरलिस्ट argue in favor social categories that regulated human behavior lives. Henry Morgan initiated द अंडरस्टैंडिंग ऑफ किनशिप। तो हेनरी मॉर्गन ने सोचा कि मैं थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या किनशिप क्या है। सिस्टम विद रेफर टू सोशल कैटेगरी, एवरी सोसाइटी यूज डिफरेंट टर्म टू रेफर वर डिस्टिंग्विश रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द मेंबर। किनशिप टर्मोलॉजी thus classify member as per the rule of group formation. According to Morgan, kinship term unable to construct a typology of relationship in society, and due to variance in the use of kinship terminology, a comparative study was possible. Mode of use ये आगे इनकी डेफिनेशन। रेंज ऑफ एप्लीकेशन क्लासी डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किनशिप टर्मोलॉजी, तुम क्या समझते हो किनशिप टर्मोलॉजी से। और डिस्कस द फंक्शन ऑफ किनशिप टर्मोलॉजी, जहाँ इसके फंक्शन और इसके क्या समझ में आता है मीनिंग वो हमने पढ़ना है। सेकेंड आ रहा है डिस्कस द टू टाइप ऑफ किनशिप टर्मोलॉजी एंड सजेस्टेड बाय मॉर्गन इन द स्टडी। पहला वाले रखो किनशिप यूजेस एंड बिहेवियर अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशनशिप। एक अवॉइडेंस होता है, एक जोकिंग रिलेशनशिप होता है। तो ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ना, हम तो मजाकिया ही होते हैं। और अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ, ये क्वेश्चन ना रेडक्लिफ के बारे में पूछा ही जाता है, रेडक्लिफ का कुछ क्वेश्चन आता है इसमें, वो आप देख लेना। तो ये आ गया explain any two kinship uses with suitable example। abundant and joking। function of kinship उनको छोड़ो, function of kinship आपको पढ़ने हैं। function of kinship ये एक इम्पॉर्टेंट है, ग्रुप फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, किनशिप एंड रिचुअल्स, इतना ही ये इसमें है। तो इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है तो यहाँ पे आपको यहीं तक रखते हैं, आप रोक के देख लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं आई है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा इसकी टाइप्स। ये फंक्शन है इसके, ग्रुप फॉर्मेशन फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन रेगुलेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, किनशिप एंड रिचुअल्स। ये तीन फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सपोर्ट कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।